तेजस मार्क टू की डिज़ाइन में इसकी इंटरनल गन को हटाना क्या सही डिसीजन होने वाला है? अस्त्र मार्क वन की रेंज बेहतर होने से पूरे दुनिया भर के बीवीआर मिसाइल मार्केट में इसका क्या असर पड़ने वाला है? और क्या टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का नेटो की तरह एक संगठन बनाना भारत के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क टू के डिज़ाइन में आए एक नए इंटरेस्टिंग बदलाव को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए टेक्निकल डॉक्यूमेंट में संकेत मिल रहा है कि भारत का तेजस मार्क टू अपने पुराने तेजस मार्क वन और मार्क वन की तरह फिक्स्ड इंटरनल कैनन के बजाय एक एक्सटर्नल पॉडेड गन को कैरी करने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस मार्क टू को एक मीडियम वेट 4.5 जनरेशन फाइटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो तेजस मार्क वन और फ्यूचर में एमका के बीच एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी गैप को मैच करने वाला है। इस एयरक्राफ्ट में पहले से ही एडवांस AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इनफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर और बेहतर मिशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया गया था और पहले इसमें एक इंटरनल गन को कैरी करने का प्लान किया गया था। लेकिन इन सारे सिस्टम को इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए जगह की थोड़ी कमी पड़ रही थी। इस वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर की जगह बहुत कीमती हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनल कैनन और उसके एमुनेशन सिस्टम को हटाकर अभी जो जगह मिलेगी उसका इस्तेमाल एक मल्टीपर्पज इंटरनल स्टेशन के लिए किया जा सकता है। इसमें फ्यूचर में एडिशनल एवियोनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, मिशन सिस्टम या दूसरे रोल स्पेसिफिक सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे खास बात यह कि एक्सटर्नल पॉड होने की वजह से पायलट को मिशन के हिसाब से कन्फिगरेशन बदलने में ऑप्शन मिलने वाली है। अगर किसी मिशन में कैनन की ज़रूरत नहीं होता है तो एयरक्राफ्ट बिना गन पॉड के ऑपरेट कर सकता है और इससे अननेसेसरी वेट और एरोडायनेमिक ड्रैग को भी कम किया जा सकता है। वहीं पर क्लोज रेंज कॉम्बैट या ग्राउंड सपोर्ट मिशन के दौरान गन पॉड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर तेजस मार्क टू का ये बदलाव सिर्फ कैनन की जगह बदलने के मामले में नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट के अंदर की कीमती जगह को फ्यूचर सेंसर, कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए रिजर्व रखने का एक इंजीनियरिंग अप्रोच होने वाला है। अगर ये कन्फिगरेशन अभी फाइनल डिजाइन में देखने को मिलता है तो तेजस मार्क टू को मिशन के हिसाब से ज़्यादा मॉड्यूलर और अडेप्टेबल फाइटर बनाने में मदद मिल सकती है। और वैसे भी आजकल क्लोज रेंज डॉग फाइट होने की चांसेस ना के बराबर होने वाली है, जिसमें गन का इस्तेमाल होने वाला है और इसी वजह से मॉडर्न वॉरफेयर में इंटरनल कैनन एक तरह से कोई खास काम नहीं आने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के फ्यूचर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी अब अपने फ्यूचर फ्रंटलाइन वॉरशिप से लॉन्च की जा सकने वाली इंडिजिनस लॉटरिंग मुनिशन के लिए इंडियन डिफेंस कंपनी की कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया गया है। अब लॉटरिंग मुनिशन एक ऐसा अनमैन्ड वेपन सिस्टम होता है जो लॉन्च होने के बाद टारगेट एरिया के आसपास कुछ समय तक घूम सकता है और सही टारगेट आइडेंटिफाई होने के बाद उसके ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। यानी कन्वेंशनल मिसाइल की तरह पहले से फिक्स टारगेट पर सीधा अटैक करने के वजह ये सिस्टम बैटलफील्ड में टारगेट मिलने का इंतजार कर सकता है और सही टारगेट को हिट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी का फोकस अभी खास तौर पर एंटीशिप वॉरफेयर के लिए दो तरह के लॉटरिंग मुनिशन कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। पहला वेरिएंट एनिमी वॉरशिप के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव एनिमी शिप को टेम्परेली ब्लाइंड करना या उसकी डिटेक्शन और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी को कमज़ोर करना होने वाला है। दूसरा वेरिएंट कंपैरेटिवली बड़ा वॉरेट के साथ एनिमी वॉरशिप के क्रिटिकल सेक्शन को टारगेट करने के लिए डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में ये सिस्टम कोस्टल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज और मिसाइल बैटरी जैसे लैंड बेस्ड टारगेट के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत में अभी कई प्राइवेट डिफेंस कंपनीज पहले से ही लॉन्ग रेंज लॉटरिंग मुनिशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। कुल मिलाकर अगर इंडियन नेवी शिप लॉन्च लॉटरिंग मुनिशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है तो फ्यूचर वॉरशिप को ब्रह्मोस जैसे हाई वैल्यू मिसाइल के साथ साथ एडिशनल, परसिस्टेंट और पोटेंशियली लो कॉस्ट स्ट्राइक ऑप्शन भी मिलने वाले, जो कि भारत की डिस्ट्रीब्यूटेड मैरिटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी मजबूत कर सकता है। अगला अपडेट भारत की इंडिजिनस अस्त्र मार्क वन मिसाइल की तरफ से है और अगर सामने आई रिपोर्ट सही साबित होता है तो इंडियन एयरफोर्स के पहले से ऑपरेशनल वीवीआर मिसाइल को बिना पूरी तरह नई मिसाइल बनाए एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO अस्त्र मार्क वन की रेंज एनहांसमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहा है।
पहले इस मिसाइल की रेंज को लगभग 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर के आसपास करने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में इसकी मैक्सिमम रेंज को 170 किलोमीटर के आसपास क्लेम किया जा रहा है। हालांकि 170 किलोमीटर का आंकड़ा अभी भी आधिकारिक रूप में कंफर्म नहीं किया गया है। सबसे खास बात यह कि इस इंप्रूवमेंट के लिए अस्त्र मार्क 1 का पूरा डिजाइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इंजीनियर्स इसकी फ्लाइट ट्रेजेक्टरी, एरोडायनामिक एफिशिएंसी और प्रोपेलेंट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करके मिसाइल से ज़्यादा एनर्जी निकालने पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि मिसाइल अपनी फ्लाइट के दौरान एनर्जी को ज़्यादा एफिशिएंटली मेंटेन कर पाएगा और इस वजह से ये लंबे डिस्टेंस पर टारगेट को सही तरीके से एंगेज कर पाएगा। अस्त्र मार्क 1 एक सिंगल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर वाली मिसाइल है, जबकि अस्त्र मार्क 2 को शुरुआत से ही डुअल पल्स प्रोपल्सन के साथ ज्यादा रेंज के लिए डेवलप किया गया था। DRDO के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 की एस्टिमेटेड रेंज 80 से लेकर 110 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी, जबकि अस्त्र मार्क 2 के लिए रेंज 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी। अब अगर अस्त्र मार्क 1 को ही 170 किलोमीटर के करीब रेंज मिल जाता है तो Su-30 MKI, तेजस मार्क 1 और दूसरे कंपैटिबल फाइटर को एग्जिस्टिंग मिसाइल स्टॉक के साथ ही ज्यादा लंबी VVR एंगेजमेंट कैपेबिलिटी मिलने वाली, जिसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसका डिमांड काफी बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस पॉइंट पर जितने भी मिसाइल मौजूद हैं सभी 80 से लेकर 110 किलोमीटर के आसपास रेंज को डिलीवर कर सकते हैं, और वो भी अस्त्र मार्क 1 के मुकाबले 50% से लेकर 200% के आसपास ज्यादा प्राइस टैग के साथ आने वाले हैं। इसी वजह से अगर अस्त्र सेम प्राइस पॉइंट पर 170 किलोमीटर या इवन 150 किलोमीटर का भी रेंज दे पाता है तो ये M120C, R77 और माइका जैसे मिसाइल की एक्सपोर्ट मार्केट को कड़ा टक्कर दे सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और रफाल के स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स फ्रांस की सफरान की नेक्स्ट जनरेशन AASM हैमर XLR वेरिएंट को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, जो मौजूदा हैमर फैमिली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दूर से प्रिसीशन स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाला है। जैसे कि आप सभी को शायद ये बात पता होगा कि इंडियन रफाल फ्लीट में AASM हैमर मिसाइल पहले से एक इम्पोर्टेंट एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन है। सफरान के मुताबिक हैमर एक मॉड्यूलर ऑल वेदर कंडीशन में स्टैंड अप स्ट्राइक करने वाला वेपन है, जिसमें अलग अलग तरह की वॉरेड और गाइडेंस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी इसका XLR वर्जन इस कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। सफरान की तरफ से 2025 पेरिस एयर शो के दौरान 250 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम क्लास की XLR वेरिएंट को वहां पर डिस्प्ले किया था। इसका सबसे बड़ा बदलाव प्रपल्सन सिस्टम में देखा गया था। पुराने कन्फिगरेशन के साथ एक रॉकेट बूस्टर दिया गया था, जबकि XLR वेरिएंट में अभी एक कॉम्पैक्ट टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसका रेंज काफ़ी बढ़ने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक XLR वेरिएंट की रेंज हाई अल्टीट्यूड से लॉन्च होने पर कम से कम 140 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। अब 250 kg वेरिएंट टैक्टिकल टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि 1000 kg क्लास का जो वेरिएंट है इसको बड़े हेविली प्रोटेक्टेड टारगेट के खिलाफ ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, और ये वेपन खास तौर पर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान की तरफ से भारत में ही AASM हैमर की मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमाइजेशन और मेंटेनेंस के लिए पार्टनरशिप को शुरू कर दिया है, जो फ्यूचर वेरिएंट की लोकेशन का रास्ता खोल सकता है। कुल मिलाकर अगर इंडियन एयरफोर्स सभी हैमर की XLR वेरिएंट को अपनाती है तो रफाल को स्कैल्प के अलावा एक और फ्लेक्सिबल स्टैंड अप स्ट्राइक ऑप्शन मिल सकता है, जिससे एनिमी एयर डिफेंस नेटवर्क से दूर रहकर ही प्रिसीशन स्ट्राइक करना और भी आसान होने वाला है। लेकिन यहीं पर अगर रफाल में गौरव जैसे ग्लाइड बॉम्ब्स या फिर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे सिस्टम को भी इंटीग्रेट करना संभव होता है तो हमारा इंपोर्टेड हैमर मिसाइल पर डिपेंडेंसी खत्म हो सकता था, क्योंकि ये भी लगभग सेम फायर पावर और बेहतर रेंज को देने वाले हैं, लेकिन हमें अभी तक इनको रफाल में इंटीग्रेट करने का मौका नहीं मिला है, जिस वजह से हमें इंपोर्टेड हैमर मिसाइल पर डिपेंड करने की जरूरत पड़ रही है। और आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान की तरफ से आज मक्का में एक नए डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते का सबसे बड़ा पॉइंट ये कि इनमें से एक मेंबर के ऊपर अगर आर्म्ड अटैक होता है तो इसको तीनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मौजूदगी में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच
संयुक्त रोकथाम और डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत बनाना है। इस एग्रीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है, यानी अगर सऊदी अरब, टर्की या पाकिस्तान में से किसी एक देश के ऊपर कोई आर्म्ड अटैक करता है तो उसे तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। हालांकि इस एग्रीमेंट में किसी निश्चित मिलिट्री रिस्पांस का विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए इसको सीधा नेटो के आर्टिकल 5 के समान समझना सही नहीं होगा। अब अगर तीनों देश के मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखा जाए तो हर देश इस पार्टनरशिप में अलग अलग कैपेबिलिटी को लेकर सामने आते हैं। सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक और डिफेंस प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी है, टर्की के पास मजबूत इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, जबकि पाकिस्तान इसमें सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ ये अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी लेकर आता है। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री कोऑपरेशन, ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस और डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन को भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आगे चल के इन तीनों देश के डिफेंस मार्केट के लिए सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर ये एग्रीमेंट वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी लिंक को क्रिएट करता है, लेकिन इसका असली प्रभाव तभी सामने आएगा जब इसका कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म प्रैक्टिकल मिलिट्री कोऑपरेशन में देखने को मिलेगा। और फिलहाल ये भारत के लिए अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय भी होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।